दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस नए सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शायद अब तक आपने नहीं देखी होगी। क्या यूक्रेन की लड़ाई जो है वह वास्तव में एक आज़ादी की जंग है या इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? एक जियोपॉलिटिकल साजिश जिसमें पश्चिमी शक्तियां अपना हित साध रही हैं। क्या राष्ट्रपति जेलेंस्की सिर्फ एक मुहरा भर है या यूक्रेन की त्रासदी वैश्विक शक्तियों के स्वार्थ का हिस्सा बन चुकी है? आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझें, लेकिन इसके पहले आपसे एक गुजारिश, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से मुलाकात की। सुरक्षा गारंटियों को लेकर उनकी तीखी बहस सुर्खियों में रही। इसके बाद जेलेंस्की ने एक खनिज समझौते की घोषणा की, जिसमें यूक्रेन अपने प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली आय का तकरीबन आधा हिस्सा अमेरिका को देने पर सहमत था। यह समझौता क्या यूक्रेन की मदद करने के लिए किया गया था या अमेरिका ने यूक्रेन के खनिज संसाधनों का फायदा उठाने की साजिश रची थी? यूक्रेन न सिर्फ युद्ध लड़ रहा है बल्कि अपने संसाधनों की भी रक्षा कर रहा है। सवाल उठता है, क्या जेलेंस्की की सरकार सच में यूक्रेन के हित में काम कर रही है? अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस संघर्ष की जड़ों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन और रूस का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। कीव, जो आज यूक्रेन की राजधानी है, कभी कीव रूस का केंद्र हुआ करता था, जो स्वयं रूस की नींव रखता है। दरअसल यूक्रेन शब्द का अर्थ ही होता है सीमा क्षेत्र, अर्थात रूस की सीमा भूमि यानी सीमांत भूमि। सदियों तक यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा था, यहाँ तक कि सोवियत संघ के दौरान भी यूक्रेन सोवियत संघ का महत्वपूर्ण केंद्र था, किसी दमित राष्ट्र की तरह नहीं। तो फिर यह युद्ध क्यों? यह युद्ध रूस को कमजोर करने के लिए एक तरह से कहा जाए तो योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया गया था। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन स्वतंत्र हुआ और तभी वाशिंगटन ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। नाटो ने रूस से वादा किया था कि वह 1 इंच भी पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा, लेकिन नाटो ने पोलैंड और बाल्टिक देशों में अपना विस्तार कर लिया और यूक्रेन, यह तो सबसे बड़ा इनाम था। पश्चिमी देशों ने अरबों डॉलर यूक्रेन में झोंक दिए। प्रो नाटो राजनीतिक समूहों, एनजीओ और मीडिया को वित्त पोषित किया, उन्हें पैसे दिए, भर भर के दिए। 2004 में सीआईए ने ऑरेंज रेवोल्यूशन का समर्थन किया, जिसमें प्रो रूसी उम्मीदवार को हरा दिया गया। लेकिन असली तख्तापलट 2014 में हुआ, जब विक्टर यानुकोविच को यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना करने पर हटा दिया गया। वास्तव में इस क्रांति का उद्देश्य तख्तापलट करना था, जिसे सीआईए ने समर्थन दिया था। वाशिंगटन ने विक्टोरिया न्यूलैंड जैसी अधिकारियों की मदद से यूक्रेन के अगले नेता को चुनने की योजना बनाई थी। विक्टोरिया न्यूलैंड वही है जिन्हें तख्तापलट का एक्सपर्ट माना जाता है, रिजीम चेंज का एक्सपर्ट माना जाता है। यह सब पश्चिमी सहायता के साथ हुआ और यह खेल चलता रहा। तख्तापलट के बाद की सरकार ने रूसी भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्वी यूक्रेन के लाखों रूसी भाषी नागरिकों के साथ अत्याचार हुए। नतीजतन डोनबास और क्रीमिया ने विरोध किया। क्रीमिया ने जनमत संग्रह कराया, जिसमें 90% से अधिक लोगों ने
रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। लेकिन डॉनबास के लोगों ने जब अपनी आज़ादी मांगी, इन्होंने उन पर युद्ध छेड़ दिया और पश्चिम ने इस भीषण संघर्ष को 8 साल तक अनदेखा किया। अब बात करते हैं जेलेंस्की की। क्या वह एक लोकप्रिय नेता है या वेस्टर्न पावर द्वारा थोपे गए एक मोहरा या प्यादा कहिए? 2018 में जेलेंस्की ने अचानक राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की। इससे पहले वह एक कॉमेडियन और अभिनेता थे जो टीवी शो में राष्ट्रपति की भूमिका निभा चुके थे। यह संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग था कि ब्रिटिश पीआर कंपनी ने उनके चुनाव अभियान को संभाला। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया और सत्ता में आ गए, लेकिन उनकी असल प्राथमिकता थी पश्चिमी बैंकों को यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना। 2020 में जेलेंस्की ने गुप्त रूप से MI6 के जो चीफ हैं रिचर्ड मूर, उनसे मुलाकात की। अब सवाल यह है कि कोई विदेशी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मिलने के बजाय एक जासूस से गुप्त मुलाकात क्यों करेगा? जेलेंस्की की सुरक्षा यूक्रेनी गार्ड्स नहीं बल्कि ब्रिटिश एजेंट द्वारा की जाती है। इससे जेलेंस्की की निष्ठा पर सवाल उठना लाजमी है। जेलेंस्की सत्ता में आने के बाद यूक्रेन के खनिज संसाधन जैसे लिथियम, कोबाल्ट, तेल, प्राकृतिक गैस वैश्विक शक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। अमेरिका ने यूक्रेन के खनिज अधिकारों तक पहुंच बनाने के लिए समझौते की मांग की। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन की संप्रभुता सुरक्षित है? रूस के पास ऐसे में 3 विकल्प थे। पहला, डोनबास के जातीय नरसंहार को स्वीकार करना, नाटो को यूक्रेन को सैन्य अड्डे में बदलने देना, या फिर सीधे सीधे हस्तक्षेप करना। और उसने हस्तक्षेप किया, लेकिन मीडिया ने इसे बिना उकसावे का आक्रमण करार दिया। वास्तविकता यह है कि इस युद्ध को नाटो और पश्चिमी शक्तियों ने वर्षों से उकसाया था। इसका प्रतिफल इस 3 साल के युद्ध के बाद क्या है, यह तो देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या यूक्रेन की यह त्रासदी सिर्फ एक स्वतंत्र राष्ट्र की लड़ाई है या वैश्विक शक्तियों द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा? क्या जेलेंस्की एक मोहरा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इस युद्ध का कोई अंत भी है? तो दोस्तों, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।